ऑफिशियल जानकारी दीजिए, कितने सेना के जवान वहां पर हैं, आईटीबीपी के हैं तो कितनी दूर से आए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कितने हैं, उत्तराखंड पुलिस कितनी जल्दी पहुंची? देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की ये स्थिति है कि रुक ही नहीं रही है। तो जिसको देखते हुए ये अनुमान लगाया गया था कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पे पूरी आपदा प्रबंधन को सचेत करके और सजग करके रखा था। सुबह से हम लोग भी सचिवालय में थे, वहां पे हमने देखा कि आपदा प्रबंधन, यहाँ तक प्रमुख सचिव खुद वहां पे देख रहे थे। जब ये घटना घटते ही जैसे समाचार मिला वैसे ही बचाव कार्य के लिए लोगों ने प्रयास किया और जिस तरह से उनको लगा कि एसडीआरएफ से ऊपर का मामला है, उन्होंने फौज के लिए अप्रोच किया और फौज वहां पहुंची और फौज के पहुंचने के बाद फौजी ढंग से जिस तरह से बचाया गया, ये आप कह सकते हैं कि जो हताहत होने थे उनकी संख्या कम हो गई है। लेकिन हाँ, उनके पहुंचने तक जो भागते हुए लोगों को देख पा रहा हूं इन तस्वीरों में, एक कार जा रही है बहुत तेजी के साथ, लेकिन उसमें से कुछ अभागे थे जिनके ऊपर बिल्डिंग ही आकर गिर पड़ी। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर बी के खन्ना भी जुड़ गए हैं, एराइज ग्लोबल बोर्ड जेनेवा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। ब्रिगेडियर खन्ना, आपका भी बहुत स्वागत है। और इससे पहले मैं आपके पास जाऊं, मैं अपने सहयोगी का रुख कर लेना चाहता हूं। आप कुछ और जानकारी अगर आ रही हो, संजय पहले आप वो मेरे साथ साझा कर दें। मुझे मेरे दर्शकों को बताएं कि इस गांव में कितनी आबादी थी, यह गांव कैसे कनेक्टेड था, गंगोत्री के कितना नजदीक था, क्या टूरिस्ट भी थे, क्या तीर्थयात्री भी थे, जरा यह बताएं, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। संजय आपको अनम्यूट करें। जी हाँ बताइए जी, जरा प्रश्न फिर से मेरा सवाल यह है कि गांव कितना बड़ा था, इसकी आबादी कितनी थी, इसके बाजार में कितने लोग मौजूद होंगे, आसपास क्या था, क्या कोई स्कूल भी था, क्योंकि 1:50 का समय था, स्कूल में बच्चे होंगे अगर वहां स्कूल था। ये और ये गंगोत्री का जाने वाला तीर्थयात्रियों का 4 धाम का रास्ता भी है, कितने तीर्थयात्री थे, जरा विस्तार दें। जी, ये उत्तरकाशी से जो हम गंगोत्री मार्ग पे चलते हैं, तो गंगोत्री मार्ग के 20 किलोमीटर यह एक कस्बा आता है थराली, जिसमें गांव है। उस गांव में लगभग 70-80 मकान है। बताया जाता है कि लगभग 800-900 लोगों का ये गांव है। लेकिन आज मौसम को देखते हुए छुट्टी पहले से घोषित कर दी गई थी, स्कूल कॉलेज बंद थे, तो ये माना जा सकता है कि स्कूल बंद था तो बच्चे हताहत नहीं हुए होंगे। लेकिन वहां पे होम स्टे के नाम पे जो होटल चलते हैं, जो सरकारों ने सुविधा दे रखी है कि घरों में लोगों ने होटल खोल रखे हैं, उस होटल में लोग जरूर थे, जिन्हें ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहां के लोग थे। तो ये माना जा रहा है, अभी तक आधिकारिक रूप से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि स्थानीय लोग जो वहां के हमारे संवाददाता हैं, जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं यह संख्या 100 के ऊपर है। मृतक की संख्या नहीं, लेकिन जो प्रभावित लोग हैं उस 100 से ऊपर है और करीब 80-90 ऐसे मकान, दुकान और होटल हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो अगर 80-90 मकान, होटल और दुकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तो आप मान सकते हैं, क्योंकि ये बाजार था और बाजार में लोग उस समय दिन के समय बैठ करके चाय नाश्ता कर रहे होंगे, तो बहुत संख्या में लोग प्रभावित हुए होंगे। अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो प्रभावित लोग हैं उस 100-200 के ऊपर हैं। जी, लेकिन उत्तराखंड में और उत्तराखंड के आसपास रहने वाले गांवों में शायद बच्चों को एक तरीका सिखाया जाता है या उनके जीने के दौरान उन्हें आ जाता है कि ऐसे अगर कहीं से पहाड़ी नदी में तेज प्रवाह आता है तो उसकी आवाज को पहचान जाते हैं लोग। तो मुझे लगा वहां पर सड़क पर दौड़ते हुए 6 से 7 लोग उस वक्त दिखाई पड़े थे, जिसमें शायद 4 के करीब अभागे रहे जो कि इस मलबे की जद में आ गए। कामेश्वर मेरे साथ शिमला से बने हुए हैं। कामेश्वर, जो आज हमने उत्तराखंड में देखा है अभी, ये शायद इस मौसम की सबसे बड़ी त्रासदी है, लेकिन ऐसी घटनाएं हिमाचल में भी हो रही हैं। वहां पर क्या हाल है, क्या वहां पर भी बादल फटने जैसी ये घटनाएं अब होने लगी हैं, हो रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश अगर बात करें तो सबसे अधिक जो बादल फटे थे वो 30 जून को फटे थे। उसके बाद भी कुछ एक क्षेत्रों में बादल फटे थे, लेकिन वहीं अगर आज की बात करें तो आज भी आईएमडी ने कुछ जिले के लिए येलो अलर्ट तो कुछ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सुबह से ही
लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है। वहीं अगर देखा जाए जाकू में भी आज लैंडस्लाइड हुआ, जान मान की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन जो सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हुआ। इसके अलावा हम मंडी की बात करें या बिलासपुर की बात करें, नैना देवी से जो मुख्यालय यानी कि बिलासपुर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग वो भी आज क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके जरिए सड़क मार्ग अवरुद्ध है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में जो अभी फिलहाल जो स्थिति है, लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही, इससे सड़क मार्ग अवरुद्ध है। लगभग 253 से अधिक जो सड़क मार्ग आज की डेट में बंद है। अगर हम बात करें 20 जून से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में 192 लोगों की जानें इस आपदा के दौरान गई है। वहीं 20 जून से लेकर अभी तक यानी कि 4 अगस्त तक 1753 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। लगातार हिमाचल प्रदेश में जो लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे कहीं ना तो कहीं और ये मूसलाधार वर्षा हर कहीं हो रही है। कामेश्वर, आप बने रहे मेरे साथ, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें मेरे दर्शक देखें, तिमंजिला बिल्डिंगों का पूरा कॉम्प्लेक्स है तिमंजिला बिल्डिंगों का, और ये एक झटके में तबाह हो गया। उधर उत्तरकाशी हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। स्थिति पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, सभी उच्चाधिकारियों के संपर्क में है पुष्कर सिंह धामी। आर्मी वहां पहुंच चुकी है, 150 जवान सेना के सबसे पहले वहां पर पहुंचे, आईटीबीपी के जवान पहुंचे, पुलिस मौजूद है, बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन गाद और मलबा इतना आया है कि बताया नहीं जा सकता। की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। अजय जांडियाल का रुख कर लेता हूं मैं, अपने सहयोगी अजय जांडियाल। ज्यादा समय नहीं बीता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी तरीके की आपदा जम्मू कश्मीर में भी आई थी, जहां हमारे सहयोगी आशिक पहुंचे थे और वो पूरा इलाका ऐसे ही पत्थरों से और गाद से पट गया था। न जाने कितनी गाड़ियां उसके नीचे दब गई थी। मैं एग्जैक्टली उस शहर के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आपदा ऐसी ही थी। देखिए, बिल्कुल कुछ समय पहले की बात है, जब रामबन डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है, वहीं पर जो रामबन टाउन है मेन, वहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ था, मडस्लाइड आई थी और उसी में कई घर, कई गाड़ियां जो है वो मलबे में दब गई थी। हालांकि उसमें और इसमें ये फर्क ये कहा जा सकता है कि वहां पर कोई जानमाल का नुकसान इतना ज्यादा नहीं हुआ था जितना नुकसान यहां होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो धराली में मडस्लाइड आई है, इस मडस्लाइड में लगभग 50 के करीब घर जो हैं वो बिल्कुल जमींदोज हो गए हैं और इसके साथ साथ लगभग 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि कैसे ये लगातार जो मलबा है, कैसे घरों को जो है वो ताश के पत्तों की तरह, तिनके की तरह, एकदम सही कह रहे हैं। बोलिए, आप एकदम सही कह रहे हैं, उसी तरीके से तबाही है। तो ये घर जो हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, जो 3 मंजिला 4 मंजिला इमारतें, जो होटल्स थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, उनको पूरे तरीके से तबाह करता हुआ अपने साथ ले गया। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह की जो परिस्थिति जो है इस वक्त बनी हुई है। जो जानकारियां हैं सेना के तमाम आला अफसर के साथ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट वहां पे थी वो सेना थी, क्योंकि सेना का कैंप वहां नजदीक है। ऐसे में सेना तुरंत मौके पे पहुंची और उन्होंने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मगर राजीव, एक चीज को समझना होगा, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है कि उसको इमीडिएटली वहां से लोगों को रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल है। जो तस्वीरों में देख रहे हैं हम कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उस जो क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद की जो तस्वीरें थी या आवाज थी भयानक, उसको देखकर जब लोग चीखना चिल्लाना शुरू हुए, वो वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से जो शख्स मलबे में दबा हुआ था आधा, वो निकलकर बाहर अपनी जान बचा रहा है। तो ये आशंका है कि लगभग 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो मलबे में दबे होंगे, उनको रेस्क्यू करना, और मलबा इतना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात
कि वहां पर रोड कनेक्टिविटी में जो है वो कैसी है, वहां पर गाड़ियां जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं वहां को कब तक पहुंचाया जा सकेगा, ये एक बड़ी चुनौती जो है वो रहने वाला है। और कुछ ही घंटों के बाद जो है वहां रात हो जाएगी और रात में रेस्क्यू ऑपरेशन को उस स्पीड पे चलाना मुमकिन नहीं होगा। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है उनको तुरंत वहां पे जो है वो भेजा जा रहा है। अतिरिक्त सेना और आईटीबीपी के जवान जो हैं उनको वहां पे भेजा जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उस रेस्क्यू को किया जा सके। अजय, आपने कई सारे ऐसे पॉइंट रखे जो वाकई जरूरी पॉइंट हैं। आपने इस बात का उल्लेख किया, इशारा किया कि अब रात होने वाली है और ज्यादा समय नहीं है, शायद 3 घंटे के से पहले, क्योंकि ये उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका है, यहां जल्दी अंधेरा छा जाएगा। और इतना मलबा जो आया है, ब्रिगेडियर BK खन्ना रिटायर्ड मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राइज ग्लोबल बोर्ड जेनेवा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है मेरे साथ। ब्रिगेडियर खन्ना, ये बोल्डर्स के साथ इतना बड़ा मलबा, मुझे लगता है ये 30 सेकंड से भी कम रिएक्शन टाइम रहा है लोगों का वहां पर, जो अपने को बचाने की कोशिश कर पाए हैं। अदरवाइज सब कुछ अंदर समा गया है। ये इतना आसान है रेस्क्यू कर लेना, यहां पर रेस्क्यू मिशन चला लेना, या आपको लगता है ये टफेस्ट मिशन होगा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे केदारनाथ के बाद ये उत्तराखंड में अब ऐसे ही हालात हुए हैं। ये जो आया है अभी सैलाब, बहुत ही ज़्यादा भयानक है। और इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये जो है, क्योंकि आप जैसे बताया गया है कि पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, और आमतौर पर होता क्या है कि जो उसको बोलो ओरोग्राफी बोलते हैं। आमतौर पर जो हवा आती है ना, वो पहाड़ों के साथ मिलती है, जैसे ऊपर जाती है तो उसके नीचे जो है वो कंडेंसेशन शुरू कर देते हैं और तो बारिश एकदम से ज़्यादा हो जाती है। तो इस एरिया के अंदर जो है, आपने विलेजेस वगैरह हैं, इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश हुई होगी, और उसके अंदर जो है 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा। अब इतनी ज़्यादा अगर बारिश अगर आ जाए तो नेचुरली जो है लैंडस्लाइड आई है। लैंडस्लाइड के साथ में जो है, क्योंकि पानी नदी के अंदर भी ज़्यादा था, और दोनों मिलके जब भी आए हैं तो सैलाब आया है। और मड सैलाब सबसे ज़्यादा भयानक होता है। अगर कहा जाए कि जो है एक स्नो अवलांच वगैरह आए तो फिर भी उसमें बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर भी मतलब जो सांस लेने की जगह होती है। और अगर मड स्लैब और स्टोन्स वगैरह जब भी आए हैं तो ये तो और ज़्यादा नुकसान करते हैं। जो नज़दीक बच गए हैं, जैसे कि बताया गया कि 20 एक लोगों को बचाया गया है, वो नज़दीक ही होंगे कहीं। जो साथ बह के गए हैं, बहुत डिफिकल्टी है उनकी बॉडी में जाए, वो भी बहुत गनीमत है, पर मुश्किल लगता है एक्चुअली। तो जो है ये एनडीआरएफ के लिए भी, एनडीआरएफ पहुंच रही होगी, आर्मी पहले पहुंची है वहां पर, तो ये अगले 1-2 घंटे के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो रात के टाइम में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रिगेडियर खन्ना, ऐसे हालात में जब एक साथ मड, बोल्डर्स और बादल फटने के बाद पानी आया, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं 30 सेकंड बहुत होगा जब ऊपर से वो सब कुछ नीचे आ गया था। ऐसे में रेस्क्यू मिशन कैसे चलाए जाते हैं ऐसे डिजास्टर के दौरान? क्या वहां पर ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि कितने लोग वहां जिंदा हैं उस मलबे में या कितने नहीं हैं, ये बहुत मुश्किल है लोकेट कर पाना। ये 2 चीजें हम आपको पता होना चाहिए कि एनडीआरएफ के साथ में जो डॉग वगैरह होते हैं वो स्मेल कर स्निफ कर सकते हैं। वो स्निफिंग करके भी अगर नीचे भी होगा मलबे के अंदर ना, वो थोड़ा बताएगा तो भौंकता है वहाँ पर के लिए, तो वहाँ से वो फिर डिगिंग शुरू कर देते हैं, वहाँ से उसको निकाल देते हैं। दूसरी बात है, जब जहाँ से लोग चिल्लाना शुरू कर देते कि बचाओ बचाओ बचाओ, उस जगह पे जाके पहुँच रहते हैं। पर ज़्यादातर जो अगर बेहोश हो गए हैं या ज़्यादा जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनके सामने, तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर आमतौर पर इनके पास में, अपने एनडीआरएफ के पास में तो मशीन भी है। मैं 10 साल रहा हूँ एनडीएमए में, तो इनके पास में मशीन भी है जिससे कि वो नीचे जो दबा हुआ है, अगर कम से कम 8-7 फीट नीचे भी होगा तो वो भी उसको निकाल के लेके आ सकते हैं और बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। पर इनको पता लगना चाहिए कि कहाँ पर है। और इसके अंदर अगर लोग वहाँ पर जो मौजूद हैं, वहाँ पर जिनके रिलेशंस देखते हैं कि वहाँ पर नहीं है, तो उनके मदद भी अगर साथ में अगर लेंगे तो वो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा सहायता हो जाएगी। क्योंकि ये तो बाहर से जो आएगा लोगों, तो उनको इतना पता नहीं लगता है कहाँ कहाँ होगा। पर जो वहाँ पर लोग जिन्होंने झेला है, जिनके सामने हुआ है, तो वो बताएंगे कि इस तरफ से ज़्यादा हुआ था, इस तरफ में लोग गए, ये है, तो उससे उनसे वो तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रहा है ब्रिगेडियर खन्ना, वो तस्वीरों से भी समझ में आ रहा है। और शायद इन तस्वीरों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के लोग अपनी तरफ से देख भी रहे होंगे कि किस सेक्शन पर उन्हें ज्यादा फोकस यहां पर करना है। संजय, बारिश बहुत हो रही है,
इस हालत में सड़क मार्ग से जाना या हवाई मार्ग से जाना, हेलीकॉप्टर के जरिए जल्द से जल्द रेस्क्यू करना, रात भर वहां लाइट्स की व्यवस्था करना जिससे रेस्क्यू चलता रहे, यह आसान नहीं लगता। कोई तैयारी की जा रही है संजय? देखिए, दो विषय पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक तो जो आपने कहा कि वहां पे रेस्क्यू के लिए, बाढ़ के लिए, सबसे पहले प्रशासन ने अभी वहां जाने से लोगों को रोक रखा है। इंडिया न्यूज की टीम जा रही थी, उसको भी रोका है, लेकिन बामुश्किल हो सकता है आगे जाने दें। दूसरा, 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तो आपदा के दौर में हम लोग वहां थे। ऊपर से जब मलबा आया, और मलबा जब आया और घरों में भरना शुरू किया, जो घरों में मलबा के नीचे दब गए उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कैसे निकाल सकते हैं? कभी भी आप उनको निकालने का प्रयास करेंगे, आप मलबा हटाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? मशीन से कर सकते हैं या किसी फावड़े से कर सकते हैं, जो कि नुकसान होता है। इसलिए जो मलबा के नीचे दबते हैं उनसे ये माना जा सकता है कि आप जो कहीं जिंदा दिख